ओके गाइस, तो अब अपन यहाँ पे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देखने वाले हैं जीओसी 1 से रिलेटेड। ठीक है, जीओसी 1 का मतलब था हमारा ये सारा पार्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। अब एरोमेटिसिटी में यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एरोमेटिसिटी से कई बार आपके जो ये होते हैं ना कार्बोकेटाइंस वगैरह, उनकी स्टेबिलिटी वगैरह पे काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, 12th में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, रिएक्शन वगैरह सब होंगी उसके अंदर, तो तब देखा जाएगा। अभी अपन केवल इसकी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एरोमेटिसिटी की 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि आपका कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनकी स्मेल नेल पॉलिश जैसी होती है, सूखी फिल्म के साथ बर्न करते हैं, इस तरह की चीजें एरोमा होती है बेसिकली उनमें, ऐसा रफली आप कह सकते हो। तो उन कंपाउंड्स की क्लास होती है, उनमें सिमिलर बिहेवियर है, तो उनको क्लासीफाई हमने करने के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं। पहला रूल होता है साइक्लिक और प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसका क्या मतलब है इसको हम बताएंगे, इसको कहते हैं हकेल्स रूल। ठीक है, और इसमें होती है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे अपन बेंजीन को देखते हैं, बेंजीन को जैसा दिखता है। ठीक है, इसमें साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सबकी प्लेन में होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ऐसा नहीं है इसके ऑर्बिटल सारे एक ही प्लेन के अंदर। ठीक है, ऐसे बना दो, पहली कंडीशन हो गई। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पाई ऑर्बिटल्स में है। अब इसमें पाई ऑर्बिटल्स के अंदर क्या क्या होता है, देखो ऐसे डबल बॉन्डिंग हो रही है, तो ये देखो ऐसे यहाँ पे पाई ऑर्बिटल होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। समझ रहे हो, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है वो। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो 6 पाई हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा होता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब पूरे साइकिल में कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। अब अपन इस चीज को देखते हैं, ये वाला कंपाउंड है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सब जगह, बिल्कुल हो सकता है। 4n+2 sp2, अब देखो ये चौकोर है लेकिन इसके अंदर प्लेन में ही लाई करेगा ये। ठीक है, ये होता है, आप इसका अगर स्ट्रक्चर है स्टडी करेंगे तो हो जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 4 है, n की कोई वैल्यू डाल के अचीव नहीं होने वाला, यानी कि ये जो चीज है ये आपका ये चीज को वायलेट करता है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है, उल्टा ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक का मतलब होता है कि उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं यूजुअली। ठीक है, तो ये होगी एक बात। अब इनमें देखो भाई यही चीज होती है केवल, अब जैसे तक स्पीशीज की बात करते हैं, ये एरोमेटिक है, देखते हैं, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, बिल्कुल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर देखते हैं अपन, 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका अब लेकिन यहाँ पे एक इशू ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये आपका एक ही इलेक्ट्रॉन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, 4n+2 नहीं होगा, ये 1 2 3 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा, तो ये हकेल बॉन्ड की तरह ये एरोमेटिक नहीं है। पर इस तरह कुछ दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका हो जाएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट रेजोनेंस है, ये देखो यहाँ आता है, यहाँ आता है, ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो ऐसे आप एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हो। तो अब इसका रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस ये है कि आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, अलग लेवल स्टेबल होते हैं। तुम्हें कभी भी कोई ऐसा कार्बोकेटाइन मिल जाता है, अब देखो अब इसका ये यूज है, अब जैसे अपन ये वाला कंपाउंड देखते हैं, जैसे ये अपने पास कंपाउंड है एक, जैसे ये अपने पास एक कंपाउंड है, ये आपको ये बोला गया है कितनी बनानी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, अपन को ये ऐसा कुछ करना है। हाँ, जैसे ये अपने पास स्पीशीज है, समझ गए, ये ऐसा कुछ है, ये 7 है जैसे इनमें यहाँ पे इसमें है। अब बोला जाएगा कि ये इसकी फॉर एग्जांपल तुम ये बताओ कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, सेम 7 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
एक ये कार्बोकेटाइन है और एक ये कार्बोकेटाइन, इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो अपन ये देखते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में। क्यों? अब देखो ये इस स्पीशीज को अगर आप देखो तो इसमें पाई ऑर्बिटल्स कौन कौन से, एक ये और ये भी, क्योंकि एम्प्टी पी ऑर्बिटल है तो ये कॉन्जुगेशन में है पूरा। याद करो मैंने तुम्हें बताया था रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर, ये पी ऑर्बिटल ऐसे बाहर आ रहा होगा और ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब पूरे साइकिल में कॉन्जुगेशन। लिख भी देता हूँ, तुम में से किसी को याद नहीं होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, CONJ लिख दिया मैंने, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो यानी कि इसको तुमने हटा दिया ना, इसको जैसे ही तुमने हटाया यहाँ पे H लगा दिया तो ये कॉन्जुगेशन गई, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं रहा। इसका ये मतलब है कि ये स्पीशीज स्टेबल नहीं रही, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना बहुत जरूरी हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है। इसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसको हटाने का मतलब है एरोमेटिसिटी को सैक्रिफाइस करना, जो बहुत मुश्किल काम है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये इसकी स्टडी होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एक कंपाउंड है, इसको अगर अपन स्टडी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाला वैसे आई डोंट थिंक ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए इस एग्जांपल में रहने दें कि इसमें क्या है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चलिए इसको रहने दो। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो स्पीशीज होती है ना, वो प्लेनर नहीं होती है, ठीक है, एक प्लेन में लाई नहीं कर रही होती, तो उस केस में भी आपको उसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो उस केस का कोई याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्पीशीज को अगर देखें, ऐसा कुछ जैसे, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी मेरे हिसाब से गड़बड़ होगा, इसमें भी काफ़ी सारी, ठीक है यार। अभी एक्सेप्शन वालों को भूलो यार, मैं बता रहा हूँ, उलझेंगे अपन लोग केवल। तो आपको याद रखना है कि 6n+4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं स्कूल के अंदर। मैं अपने नोट्स में देखिए कोई एक्सेप्शन तो मैं बताता हूँ उनके, क्योंकि उसमें क्या मैंने बहुत अच्छी चीज़ें लिख रखी हैं। हाँ, जैसे मैं तुम्हें पहले जो एग्जाम्पल बता रहा था, ये वाली, इसी को पकड़ लेते हैं। अब मैं इसमें क्यों नहीं जा रहा था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एग्जाम्पल में जो बनाया था ना, इसके अंदर तुम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, एग्जिस्ट करता है। तो क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे टब जैसा बैठा हुआ होता है ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी शेप है, नेचुरल एग्जिस्टेंस है इस चीज़ की, तो इसलिए क्या है कि इसमें प्लेनर वाली कंडीशन खराब हो जाती है। ये है ही नहीं, इसमें प्लेनर ही नहीं है, इसमें एंटी एरोमेटिक की बात ही नहीं होगी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक में सब कुछ होना चाहिए, बस यहाँ पे 4n पे होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये चीज़ होगी ही नहीं। अब मैं इसमें इसलिए नहीं गुस्सा था क्योंकि अब तुम लोग ये याद रखोगे जबरदस्ती कि अच्छा इसका शेप ऐसा होता है, फिर तुम लोग को कंफ्यूज होंगे फालतू के, ठीक है। बट मुझे नोट्स में कोई एग्जाम्पल अच्छा मिला नहीं, तो इसमें ये बता दिया। अब जैसे एक दो और चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इस कंपाउंड को देखें, इसको तुम क्या बोलोगे कि यार यहाँ पे है ना आपके रेजोनेंस कुछ हो नहीं रही है, तो ये तो गड़बड़ है, यानी ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, O- आ जाते हैं, O+ आ जाता है, और ये देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। वैसे ही अगर अपन इस स्पीशीज को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो आपको कभी भी ऐसा हो रहा है ना कि ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन जाए तो बना देंगे। अब जैसे अगर इसको अपन यहाँ शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और ये देखो ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है, क्यों? ये देखो प्लस चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू 0 डालो, हो गया काम। साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल है। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो प्लस चार्ज है कहीं भी आ सकता है, तो मैं ऐसे करके यहाँ डाल दो इसको, तो यहाँ आ गया प्लस चार्ज, फिर यहाँ डाल दो तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सब याद रखने, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, एक्सेप्शन टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो ये एरोमेटिसिटी पे थोड़ा सा मैंने कुछ सोचा आपको बताने का। याद रखना, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनना सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके वो आपको सबके ऊपर ले जाना है, मेरोमेरिक, मीसोमेरिक, हाइपोक्लोरिक, सबसे ऊपर ये रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, तो मैं मिसलेनियस में और कोई चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी है अच्छी लगी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो एनीवे, तो हम पिछली बार देख रहे थे कार्बोकेटाइन्स और एरोमेटिसिटी के बारे में। तो अब मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने, तो एक और चीज़ जो मुझे लगता है कवर करनी चाहिए, तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। तो कई बार आपका कार्बोकेटाइन जैसे ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके H एटम्स लगे होंगे। तो क्या होता है कि इससे अगर इसके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी तरीके से ये एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, तो वो हो जाता है, ठीक है। जैसे
क्या होगा कि ये H टूट के यहाँ आ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ये कार्बोकेटाइन। अब ये जो है ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे अपन इसको देखते हैं, ये जैसे एक आपका है, यहाँ पे कोई H लगा होगा, अब ये H टूट के यहाँ आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बन गया, देखो ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है ये, तो ये तो बहुत स्टेबल होता है भाई, बहुत मज़ा आ गया इसको। तो ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है। तो जब जब ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि रीअरेंजमेंट करने की, आपके प्लस चार्ज को अगर अपन H हटा के किसी तरह से इधर ला सकते हैं तो अपन लेके आ जाएंगे, इसको कहते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। अब कई बार ऐसा भी होता है जैसे तुम्हारे पास ऐसा कोई कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है कई बार कि ये जो बॉन्ड का बॉन्ड पूरा टूट के ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ। वो मैंने ये शो के लिए यहाँ पे लगा दिया है, बाकी इक्विवेलेंट ही है, कहीं भी डालो सब इक्विवेलेंट पोजीशंस है, ठीक है। तो क्या होता है कि 3 तक अरेंजमेंट देखे, H हट के इधर आ रहा है, ठीक है। कई बार इस तरह से होता है कि एरोमेटिसिटी बनाने के किसी भी तरह का स्टेबिलिटी फैक्टर कुछ भी हो जाए। अब जैसे यहाँ पे कोई प्लस आई वाली स्पीशीज थी तो अपन यहाँ लाना पसंद है कि प्लस आई इसका ज़्यादा अच्छा आएगा, अगर एरोमेटिसिटी नहीं होती तो रिंग ओपनिंग भी हो जाती है। कई बार पूरे के पूरे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन है, जैसे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपका C+ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पे H तो कोई है नहीं मूव करने के लिए, तो ये पूरा कट के यहाँ आ जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, ऐसा कुछ। क्यों आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके 3 बेंजीन लगी हुई है और यहाँ पे केवल H है, तो ये जो प्लस है अभी H के अंदर डिलोकलाइज हो रहा है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे तो बेंजीन रिंग में इतनी सारी रेजोनेंस पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना, दुनिया भर का वो M इफेक्ट लग जाएगा, तो इसलिए वो वहाँ आना पसंद करते हैं। PH रिंग कट के इधर चली जाएगी और क्या बचेगा आपके पास, ये, और यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ C और यहाँ PH आ जाएगा आपका। PH क्या है, फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग क्या होती है, बेंजीन की रिंग, ठीक है, ये आपका फिनाइल ग्रुप होता है। जैसे मिथाइल नहीं होता, मिथाइल में CH3 और इसको कहीं भी लगा देते हैं, जैसे बेंजीन रिंग कहीं भी लगाते हैं उसको फिनाइल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट भी होता है, वो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, फ्री रेडिकल्स का बिहेवियर भी कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कार्ब एनायंस वगैरह के अंदर रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं दिखता है यूजली, है ना, होता भी हो तो एटलीस्ट अपने रिलेवेंट्स में नहीं है, ये यूजली कार्बोकेटाइंस में ही होगा। तो ये इसी के साथ अपना GOC 1 में ख़त्म करना चाहूँगा। अपने क्या क्या सीखा, लॉजिकली चीज़ें सीखी हैं सारी। आई इफेक्ट देखा, उसका ऑर्डर याद रखना है दोनों तरीके का। फिर M इफेक्ट देखा, उसके ऑर्डर्स याद रखने हैं और कब होता है कैसे होता है याद रखना है। हाइपोकॉन्जुगेशन देखी, उसके ऑर्डर्स वगैरह को याद रखने, जो भी मैं लॉजिकली बताया था वो कैसे होती है, अल्फा हाइड्रोजन सब कुछ, उसके एप्लीकेशंस। फिर इन तीनों का आपको रिलेटिव ऑर्डर याद रखना कि M इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन H, मोर स्ट्रॉन्गर देन I इफेक्ट। आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एसिड बेस स्टेबिलिटी, ये सब क्या आएंगे। तो क्या करना है आपको, उस कंपाउंड को देखना उसमें क्या क्या लग रहा है। अगर एरोमेटिक किसी तरह का लग रहा है तो एरोमेटिक सबसे पहले देखना है, फिर देखना है M इफेक्ट लग रहा है क्या, फिर देखना है कि हाइपोकॉन्जुगेशन लग रही है क्या, फिर देखना है कि इसमें I इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को कंबाइन करके आपको कंक्लूजन्स बनाने कि यार ये कार्बोकेटाइन अच्छा है, इसमें एरोमेटिसिटी हो रही है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, अच्छा इसमें M इफेक्ट हो रहा है, प्लस M हो रहा है, यानी ज़्यादा स्टेबल है। इन सब चीज़ों को लगा लगा के आपको चीज़ें कंपेयर करके ग्रुपिंग करनी है और यही क्वेश्चन आएंगे। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कराए हैं आपको ऑलरेडी, तो वहाँ पे क्या देखना है आपको, वहाँ पे देखना है यार कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा आ जाए। लॉजिकली सोचना है, कुछ इधर उधर का नहीं, प्योर लॉजिक की चीज़ है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जब कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है ये, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, अगर वहाँ पे जाने से अगर अपनी रेजोनेंस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, प्लस आई हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यानी स्टेबल हो जाएगा। ऑर्डर्स बता दिए हैं, लॉजिक्स बता दिए, कोई एक्सेप्शंस भी मेंशन किए हैं। एक्सेप्शन में बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन जेई वगैरह में यूजुअली कम आते हैं, मेनली लॉजिक के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आप सब इन चीज़ का NCERT पढ़िएगा। NCERT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं तुमसे, उसमें क्वेश्चन बनाने की चीज़ें नहीं है, बट कोई कोई इन्फॉर्मेशन ढंग की दे रखी है। इसके अलावा कोई अच्छी ऑर्गेनिक की क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ गए। आप अगर किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ के स्टडी मटेरियल हो गए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वगैरह के, तो अच्छा हो जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि वो प्रैक्टिस अपने आप होती है, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना तुम्हारी अपने आप प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये सब ऑर्डर्स याद होना चाहिए, लॉजिक्स याद होना चाहिए, और इससे आपका GOC तगड़ा निकलेगा एकदम।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।